अगर कोई इंसान से गुस्सा हो तो समझ आता है, लेकिन यहाँ इस शख्स ने लड़ाई तो भगवान के खिलाफ ही छेड़ दी, और लड़ाई भी ऐसी कि जिसके लिए एक के बाद एक कई मासूमों का खून करता ही चला गया ये आदमी। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई एक कहानी जिसका नाम है वृंदा। वृंदा एक तेलुगु वेब सीरीज है जिसकी कहानी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। आधी कहानी हम पार्ट 1 में देखेंगे और बाकी की आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1996 से, जहां एक गांव में सत्या और उसकी बहन चिन्नी आपस में खेल कूद रहे हैं। दोनों भाई बहन में इतना प्यार है कि मानो इनको एक दूसरे से अलग तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ जो काम इंसान से नहीं होता वहाँ भगवान आ ही जाता है। तो गाँव में अब एक अजीब सी बीमारी फैल चुकी है, जिसके चलते आए दिन गांव में कोई न कोई मौत होती ही रहती है। और आज फिर गांव में एक आदमी की अजीब हालत में मौत हो चुकी है। लाश को देखते हुए गांव के पुराने पुजारी कहते हैं कि हमारी कुल देवी हमसे बहुत नाराज हैं और हर तीसरे दिन गांव में कोई न कोई घटना का हो जाना उनके गुस्से की निशानी है। अब गाँव के वो बेचारे घबराए हुए लोग पुजारी से पूछते हैं, तो पंडित जी इसका कोई उपाय तो होगा, हम देवी माँ को कैसे शांत करें? जवाब में पंडित जी कहते हैं कि जब तक देवी माँ को हम कोई बलि नहीं दे देते तब तक इनका गुस्सा शांत नहीं होगा। इतने में वहाँ सत्या और चीनी पहुँच जाते हैं। अब चीनी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी कहते हैं कि देवी माँ ने इस छोटी बच्ची की बलि मांगी है, और डरे सहमे लोग तुरंत चीनी की बलि देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। सत्या और उसकी माँ गिड़गिड़ाते हुए गांव वालों के सामने उनकी बच्ची की जान बख्श देने की भीख भी मांगते हैं, लेकिन अंधविश्वास में अंधे गांव वाले उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। लेकिन माँ तो आखिर माँ है ना, एक माँ कभी भी अपने बच्चों को इस तरह मरने नहीं देगी। सत्या और उसकी माँ डिसाइड करते हैं कि वो रात को चिन्नी को लेके इस गाँव से भाग जाएंगे। आधी रात में चुपचाप तीनों गाँव से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ गाँव वालों को इसकी भनक लग जाती है और वो अब उनके पीछे पड़ चुके हैं। दौड़ते दौड़ते चिन्नी का एक खिलौना रास्ते में गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए सत्या जैसे ही पीछे मुड़ता है, गांव के कुछ आदमी उस पे हमला कर देते हैं और अपनी जान बचाते हुए सत्या अपनी माँ और बहन से अलग होके जंगल में भाग जाता है। और दूसरी तरफ उसकी माँ चिन्नी को लेके मेन रोड पे पहुंच चुकी है। दोनों को वहाँ एक ट्रक खड़ा दिखाई देता है जिसमें वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिन्नी को ट्रक में बिठा देने के बाद जैसे ही उसकी माँ ट्रक में बैठने की कोशिश करती है, पीछे से गांव वाले उसको दबोच लेते हैं। चिन्नी तो वहाँ ट्रक से निकल गई, लेकिन उसकी माँ अब गांव वालों के हाथ आ गई। मारते पीटते उसकी माँ को वापस देवी माँ के मंदिर में ले जाया जाता है, जहाँ चिन्नी की जगह एक दूसरी बच्ची की बलि देवी माँ को दी जाती है। और उस बच्ची की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनता हुआ सत्या वहाँ पहुँचता है, लेकिन इससे पहले कि सत्या कुछ कर पाता, उस बच्ची के साथ साथ गांव वालों ने उसकी माँ को भी मार दिया और कुछ ही पल में सत्या के सामने उसकी पूरी जिंदगी ही उजड़ जाती है। अब गुस्से से भरे सत्या को लग रहा है कि जिस बच्ची की बलि दी गई वो उसकी छोटी बहन चिन्नी है, इसलिए अपनी माँ और बहन की मौत का बदला लेने के लिए सत्या पूरे गाँव को आग लगा के जला देता है। और इसके बाद हमारी कहानी सीधा 25 साल आगे साल 2021 में आ पहुँचती है। समय के साथ हमारी चिन्नी भी बड़ी हो चुकी है और अब उसका नाम सब इंस्पेक्टर वृंदा है। उस ट्रक से निकलने के बाद चिन्नी को एक पुलिस चेक पोस्ट पे इंस्पेक्टर रघु ने देख लिया था, और उसी दिन इंस्पेक्टर रघु इस प्यारी सी भोली भाली बच्ची को अपने घर अपनी बेटी बना के ले आए। लेकिन कुछ समय बाद गुंडों से हुई झड़प में रघु की मौत हो गई और उनके बाद पुलिस की ये नौकरी उनकी बेटी वृंदा को दे दी गई। बचपन की यादें वृंदा को अभी भी सताती हैं। उसे अच्छी तरह तो कुछ याद नहीं, लेकिन कभी कभार उसे कुछ ऐसे बुरे सपने आते हैं जो उसके अतीत से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं सब की वजह से ज्यादातर वृंदा शांत और चुपचाप ही रहती है। पुलिस स्टेशन में भी वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती, अपने काम से काम रखती है और काम के बाद सीधा घर पे ही मिलती है। अब एक दिन पुलिस को एक पास के तालाब में लाश मिलने की खबर आई है। सारी पुलिस टीम मौके पे पहुंच के मामले की छानबीन में लग जाती है। वृंदा भी इसी टीम के साथ वहीं पे मौजूद है। लाश को देख के सीनियर ऑफिसर का मानना है कि किसी शराबी ने पुल से कूद के अपनी जान दे दी और ये नॉर्मल सुसाइड का केस है। अपना ज्यादा समय न खराब करते हुए वो अपने ऑफिसरों को सलाह देते हैं कि इस मामले को जल्दी जल्दी रफा दफा करके क्लोज कर दो। लेकिन वृंदा की जैसे ही लाश पे नजर पड़ती है, वो समझ जाती है कि ये कोई सुसाइड का मामला नहीं। वो अपने साथी इंस्पेक्टर सारथी को कहती है कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर का केस है। ये सुन के जब उसके साथी उस पे हंसते हैं, तो वृंदा जवाब में कहती है कि शरीर पे चोटों के निशान हैं, जिसका साफ मतलब ये है कि इसका खून करके ये लाश नदी में ठिकाने लगा दी गई। उस समय तो
कोई भी वृंदा की बात पे यकीन करने को तैयार नहीं था। लेकिन अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही ये बात साफ हो चुकी है कि ये एक मर्डर ही है। डॉक्टरों ने बताते हैं कि इस आदमी के सीने पे कई बार चाकुओं से हमला किया गया और मर्डर के एक दिन पहले इसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। इसे पहले किडनैप करके बुरी तरह टॉर्चर किया गया, फिर इसका खून करके बोरे में लाश उस नदी में फेंक दी गई। अगले दिन सारथी वृंदा को बताते हैं कि उसका कहना बिल्कुल सही था, ये एक मर्डर केस ही है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और पिछले कुछ दिनों में जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट्स पुलिस स्टेशन में आई हैं, उन सबको एक एक करके चेक किया जाता है। उनमें से एक परिवार इस लाश की शिनाख्त कर लेता है। मर्डर हुए आदमी का पता लगने के बाद वृंदा और सारथी खूनी का पता लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके सीनियर ऑफिसर को इस मामले की तहकीकात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दोनों को समझाते हुए वो उन्हें कहते हैं कि केस को यहीं क्लोज करके अपने घर जाके आराम करो, आगे इन्वेस्टिगेशन करके अपना काम बढ़ाने से हमारा कोई फायदा नहीं है। लेकिन वृंदा उनकी कहाँ सुनने वाली थी। अपनी तरफ से वृंदा इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और ये पता लगाने में लगी है कि आखिर इस लाश को किस तरफ से नदी में फेंका गया होगा। थोड़ी बहुत छानबीन के बाद वृंदा उस जगह का पता लगा लेती है और वहाँ पहुँच के उसे एक अजीब से पक्षी का एक पंख मिलता है और इंटरनेट पे देखने पे वृंदा को पता चलता है कि ये पंख एक ऐसे खूंखार और खतरनाक पक्षी का है जो इंडिया में तो पाया ही नहीं जाता। इन पक्षियों के काटने से एक अजीब तरह के निशान शरीर पे पड़ जाते हैं और उन निशानों को देख के वृंदा को याद आता है कि ऐसे बिल्कुल सेम निशान उनकी इस डेड बॉडी पे भी थे। हो न हो इस पक्षी का उस मौत से कोई ना कोई लेना देना तो जरूर है। और इसी वक्त कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। अपने घर वापस लौटता हुआ ये आदमी दिमागी तौर पे कुछ सही नहीं लग रहा। घर पहुंच के ये शख्स एक प्लेट में किसी को खाना खिला रहा है और ये खाना खाने वाला उसका ये वही पक्षी है जिसको वृंदा ने इंटरनेट पे देखा था। बिल्कुल अपने बच्चों की तरह वो शख्स इस पक्षी से बातें कर रहा है, मानो ये पक्षी उसकी सारी बातें समझता हो। और खाना खाने के बाद वो अपने बैग से एक खिलौना निकालता है। उस खिलौने को वो चिन्नी कह के बुलाता है और उससे बातें कर रहा है। इस खिलौने को देख के आपको कुछ याद आया? तो ये वही खिलौना है जो कुछ साल पहले गांव वालों से बचते बचते चिन्नी के हाथों से छूट गया था, जिसको लेने सत्या वापस गया तो था, लेकिन उसके बाद वो अपने परिवार से कभी मिल नहीं पाया। और अब ये खिलौना इस शख्स के पास आ चुका है और उसे वो चिन्नी कह के भी बुला रहा है। तो क्या ये चिन्नी का भाई सत्या है या फिर कोई और? इसका पता भी आपको कहानी के साथ साथ ही चलेगा। फिलहाल अगले दिन वृंदा इस पक्षी के बारे में सारथी को बताती है, लेकिन अपने सीनियर ऑफिसर की बात याद दिलाते हुए सारथी उसे कहता है कि तुम्हें इसकी इन्वेस्टिगेशन रोक देनी चाहिए। हमारा डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करके तुम बिना वजह अपने और मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही हो। लेकिन इतनी बड़ी लीड मिलने के बाद आखिर वृंदा रुक कैसे सकती है? वो इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है। वृंदा को ध्यान आता है कि इस खूनी ने लाश के सीने पे कई बार चाकुओं से हमला किया था और फिर लाश पे पक्षी के काटने के निशान भी हैं। अगर कोई इतनी बेरहमी से किसी का खून कर रहा है तो ये उसका पहला खून तो नहीं हो सकता। वो मामले को सीरियल मर्डर्स की नजर से इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है और उसे पता चलता है कि पिछले 3 सालों में 3 ऐसी मौतें हुई हैं जिनको मारने का पैटर्न बिल्कुल इसी के जैसा है। इन पे भी वैसे ही पहले चाकुओं से हमला किया गया और उसके बाद पक्षी के काटने के निशान हर एक लाश पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब इन सारे मर्डर्स में खूनी एक ही है। वृंदा अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताती है कि इन सारे मर्डर्स के पीछे एक ही किलर का हाथ है और हमारे शहर में इस वक्त फिलहाल एक सीरियल किलर घूम रहा है जिसे हमें किसी भी हालत में पकड़ना ही पड़ेगा। अब सीनियर ऑफिसर्स को भी लग रहा है कि ये मामला काफी ज्यादा सीरियस है। अब एक स्पेशल पुलिस टीम को इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार किया जाता है। सारथी और वृंदा भी इसी टीम का एक हिस्सा है जो अब इस सीरियल किलर को ढूंढने में पूरी टीम की मदद करेंगे। और इन सबके बीच वो अजीब सा पागल शख्स अपना अगला शिकार कर लेता है। बहाने से एक आदमी के सिर पे जोर से वार करके ये आदमी उसे अगवा कर चुका है। अगवा करने के बाद उसे एक बंद फैक्ट्री में ले जाके पहले तो बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। यह आदमी अगवा हुए शख्स को कहता है कि मुझे तुम्हारी बस चाहिए जिसके लिए तुम्हें मरना
ही पड़ेगा। तो अब यहाँ किस बस की बात हो रही है और क्यों हो रही है, ये कहानी आपको थोड़ी देर में पता चलेगी। लेकिन उससे पहले इस शख्स की बलि देने का इंतजाम हो चुका है। पहले वो आदमी इसके बाल काटता है, फिर उसके चेहरे पे एक अजीब सा मुखौटा पहना के इसके सीने पे चाकुओं से बार बार हमला करके बुरी तरह इसका मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद वो आदमी अपने पिंजरे से उस पक्षी को निकालता है जो उस लाश को नोच नोच के खाने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस की स्पेशल टीम इस केस पे दिन रात लगी हुई है। उन्हें पता चलता है कि पिछले 9 साल में ऐसे 11 मर्डर्स हो चुके हैं। मरे हुए लोगों के परिवार और रिश्तेदारों से बात करके पुलिस वाले कोशिश करते हैं कोई सबूत ढूंढने का, लेकिन ये सारे मरे हुए लोग बिल्कुल आम लोग थे। कोई ड्राइवर था तो कोई प्लम्बर और कोई इलेक्ट्रीशियन। किसी का भी एक दूसरे से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था और पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा कि इनको मारने के पीछे किसी का क्या मोटिव हो सकता है। अब इसी बीच उस इंसान की बलि देने के बाद वो शख्स उसकी लाश ठिकाने लगाने फिर नदी के किनारे जाता है, लेकिन लाश को नदी में फेंकने के बाद तुरंत वहाँ पुलिस की एक गाड़ी पहुँच जाती है। पुलिस वाले उससे सवाल जवाब करते हैं जिनके वो उल्टे सीधे जवाब देता है। पुलिस वालों की नजर लाश पे तो नहीं जाती, लेकिन उस आदमी को वो पुलिस स्टेशन जरूर ले आते हैं। अब वृंदा उस पक्षी की इन्वेस्टिगेशन करते करते एक एक्सपर्ट के पास पहुंची है। यहाँ ये आदमी वृंदा को उस पक्षी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारी पुरानी इतिहास की कहानियों में इस पक्षी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इस पक्षी के बारे में कहा जाता है कि पुराने समय में इंसान की मौत के बाद उनकी लाशों को इस पक्षी से खिलाया जाता था। माना जाता है कि इस पक्षी के लाश को खाने के बाद उस मरे हुए इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये पता चलने के बाद पुलिस वालों के सामने इस केस में भगवान का एंगल भी आके सामने खड़ा हो गया है। वृंदा कहती है कि मरे हुए लोगों का पता लगाने से अच्छा है कि हम अपने इलाके में हाल फिलहाल में गायब हुए लोगों की एक लिस्ट बनाएं। शायद उनके बारे में कुछ पता करके हमें इस किलर का सुराग मिल जाए। और इसी बारे में जांच पड़ताल करते करते वृंदा मोहसिन के घर पहुंचती है। ये मोहसिन वही आदमी है जिसकी बलि देके उस शख्स ने उसकी लाश पानी में ठिकाने लगा दी थी। मोहसिन की पत्नी वृंदा को बताती है कि आखिरी समय जब मेरी मोहसिन से बात हुई तो वो घर से बस 10 मिनट दूर था, लेकिन उसके बाद वो कभी घर आया ही नहीं। वृंदा को अब इस मामले में थोड़ा शक होने लगा है। वो मोहसिन के घर के आसपास के इलाके में जांच पड़ताल शुरू कर देती है। ढूंढते ढूंढते वो आखिर उसी फैक्ट्री में आ पहुंची है जहां उस शख्स ने मोहसिन की बलि दी थी। मौके पे वहां वृंदा को खून के निशान मिलते हैं, जिसके बाद वो अपनी पूरी पुलिस टीम को फैक्ट्री में ही बुला लेती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिसर्स बताते हैं कि ये खून के निशान एग्जैक्टली 2 दिन पुराने हैं। अगर यहाँ कुछ हुआ भी है तो वो 2 दिन पहले ही हुआ है। और फिर वृंदा को वहाँ एक एटीएम की स्लिप भी मिलती है। ये एटीएम स्लिप भी 2 दिन पुरानी ही है और शायद हो सकता है कि ये एटीएम स्लिप भी उस किलर की ही हो। वृंदा को ये सबूत काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन उसके ऑफिसर्स कहते हैं कि एटीएम स्लिप तो किसी की भी हो सकती है। लेकिन बहुत समझाने के बाद वृंदा अपने ऑफिसर्स को उस एटीएम स्लिप के मालिक से पूछताछ करने के लिए मना ही लेती है। वो एटीएम स्लिप कबीर आनंद नाम के शख्स के बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई है और मिस्टर आनंद कोई छोटे मोटे आदमी नहीं। उनके पिता शहर के जाने माने वकील हैं, लेकिन 8 साल पहले उन्हें पैरालिटिक अटैक आ गया था, जिसके बाद वो हमेशा व्हील चेयर पे ही रहते हैं। लेकिन आनंद एक प्रोफेसर होने के साथ साथ नव निर्माण नाम की एक फाउंडेशन भी चलाते हैं, जिसके जरिए वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। अपने साथ एक क्रिमिनल की तरह होती हुई पूछताछ को देख के मिस्टर आनंद गुस्सा हो जाते हैं। वो वृंदा और उसकी टीम को कहते हैं कि इस मर्डर के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये एटीएम स्लिप मेरी ही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर ये मेरे घर से इतनी दूर उस फैक्ट्री में कैसे पहुंची। मैं इस शहर का एक इज्जतदार आदमी हूँ और बिना किसी वारंट के एक क्रिमिनल की तरह मेरे से आप पूछताछ नहीं कर सकते। इतना कह के आनंद वहाँ से चला जाता है, पर वृंदा उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। वृंदा काफी दिनों तक उसके घर और ऑफिस के बाहर उस पे नजर रखती है और फिर फाइनली एक दिन उससे बात करने पहुंच ही जाती है। आनंद वृंदा को बताते हैं कि 10 साल पहले ही मैं और मेरे पिता दिल्ली से यहाँ आए थे। मेरे पिता इसी शहर में पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें लगा कि हमें अब फाइनली अपने शहर वापस आ जाना चाहिए। उनसे सवाल जवाब करते हुए वृंदा पूछती है कि तुम्हारे पिता ने कभी भी कोई चैरिटी नहीं की, तो आखिर तुम्हारे दिमाग में ये नव निर्माण फाउंडेशन बनाने का आइडिया आया कहाँ से? जवाब में आनंद कहता है कि मेरे पिता ने कभी भी किसी का भला नहीं किया, लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आके उन्हें समझ आया कि हमें हमेशा अपने ही नहीं बल्कि जरूरतमंद लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। और
इसी कारण उनके हिस्से कुछ अच्छे कर्म डालने के लिए मैंने ये फाउंडेशन शुरू कर दी। बातों बातों में वृंदा पूछती है कि क्या तुम भगवान में यकीन करते हो? जवाब में अनंत कहता है कि मैं नहीं, पर मेरे पिता भगवान में भरोसा जरूर करते थे। इसी बीच सारथी फोन करके वृंदा को बताता है कि उन्हें नदी से मोहसिन की लाश मिल चुकी है और फाइनली मोहसिन का पोस्टमार्टम करके पता लगाया जा सकता है कि आखिर इसका खून भी क्या वही सीरियल किलिंग का पार्ट है या नहीं। लेकिन एक दिल दहला देने वाली खबर वृंदा का फिर इंतजार कर रही है। वो भागते भागते कबीर आनंद के घर पहुंचती है और वहां उनके बीमार पिता को किसी ने चाकुओं से मार मार के मौत के घाट उतार दिया है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, क्योंकि अभी तक जिस आनंद पे वृंदा को शक हो रहा था, अब उसी आनंद के बूढ़े बीमार पिता की भी सेम उसी तरीके से मौत हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वृंदा को इकलौता सबूत मिला था, लेकिन इस मर्डर के बाद अब लगता नहीं कि वो सबूत भी वृंदा के किसी काम आएगा। आनंद के घर से वापस लौटते समय वृंदा की नजर रेलवे क्रॉसिंग पे लगे कैमरे पे जाती है। उसे ध्यान आता है कि जिस नदी से उन्हें मोहसिन की लाश मिली थी, उस नदी तक पहुंचने के लिए इसी रेलवे क्रॉसिंग से होते हुए जाना पड़ता है। तो मतलब अगर लाश ठिकाने लगाने के लिए खूनी इसी रास्ते से गया है तो वो कैमरे में तो जरूर आ गया होगा। और फिर सीसीटीवी फुटेजेस ध्यान से देखने पे वृंदा को वहाँ एक ऐसा ऑटो दिखाई देता है जो उस रेलवे क्रॉसिंग से कई बार गुजरा है। और साथ ही साथ एक फुटेज में तो उस ऑटो के साथ एक पुलिस की गाड़ी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो उस लाश को ठिकाने लगाते वक्त वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई थी और वो लोग उस शख्स को उठा के पुलिस स्टेशन भी ले गए थे। और वृंदा और सारथी को उस पुलिस स्टेशन का पता चलता है और वो सीधा उस ऑटो वाले शख्स का पता लगाने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल उन्हें बताते हैं कि वो आदमी कुछ अजीब सी पागलों वाली बातें कर रहा था। उसके हाव भाव से मुझे लगा नहीं कि इसने कोई क्राइम किया होगा, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं बताया। पर हाँ, जाते जाते मैंने उसके फिंगरप्रिंट जरूर ले लिए थे। अब उन फिंगरप्रिंट्स को अपने डाटाबेस में चेक करते हुए वृंदा और सारथी को पता चलता है कि ये फिंगरप्रिंट्स ठाकुर नाम के किसी आदमी के हैं, जो आज से कुछ साल पहले अपनी दादी के कत्ल के इल्जाम में पुलिस हिरासत में आया था। ठाकुर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने वृंदा और सारथी सीधा उसके गांव पहुंचते हैं, लेकिन गांव का कोई भी आदमी ठाकुर के बारे में बात करने को ही तैयार नहीं। ठाकुर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। वृंदा और सारथी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन उसी बीच गांव के एक पुजारी छुपते छुपाते वृंदा और सारथी से बात करने आए हैं। पुजारी जी कहते हैं ये पूरा गांव ठाकुर के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेगा, ये सब उससे डरते हैं। दरअसल ठाकुर का जन्म होते ही ये गांव उससे नफरत करने लगा था। उसको जन्म देते समय उसकी माँ की मौत हो गई और ठाकुर की दादी उनकी मौत का जिम्मेवार ठाकुर को समझने लगी। फिर इसके बाद गांव के एक पंडित उसकी दादी को बताते हैं कि ठाकुर तो एक राक्षस है। अपने पिछले जन्म में इसने 12 लोगों का खून किया था और इस जन्म में वो 12 लोग इससे बदला लेने आए हैं। वो कहते हैं कि ये लड़का अपने साथ इस गांव में मनुष्यत लेके आया है। इसके बाद होने वाली गांव में हर छोटी से छोटी घटना का इल्जाम ठाकुर के सिर लग जाता। गांव में अगर किसी की फसल खराब हो जाए या फिर किसी के घर में कोई मौत हो जाए, हर चीज का इल्जाम ठाकुर पे लगने लगा, जिसकी वजह से इस छोटी सी उम्र में इस बच्चे के साथ वो सब जुल्म होने लगे जिसका वो हकदार भी नहीं था। उसके पिछले जन्म में किए गए पापों का प्रायश्चित कराने के लिए उसे गांव वाले हर एक दुख तकलीफ दे रहे थे। अंधविश्वास में अंधे ये गांव वाले भूल चुके थे कि ये सब चीजें ठाकुर के दिमाग में एक बहुत बुरा असर डाल रही हैं। कुछ समय बाद हालत इतनी खराब हो गई कि उसकी दादी ने उसका घर के अंदर आना ही बंद कर दिया। दिन रात 24 घंटे उसे एक चेन के साथ बांध के रखा जाता। इस बात को कई साल बीत गए और फिर गांव में एक बीमारी फैल गई। बीमारी की वजह से गांव में कई मौतें हुई और उस बीमारी की चपेट में ठाकुर के दादा भी आ गए। गांव वालों ने फैसला कर लिया था कि भगवान के इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए वो ठाकुर की बलि दे देंगे। गांव के कुछ बुजुर्ग पंडित ठाकुर को बांध के उसकी बलि देने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन किसी तरह ठाकुर जान बचा के वहाँ से अपनी दादी के पास छुपने जाता है। लेकिन उसे बचाने की बजाय उसकी दादी भी उसकी बलि देना चाहती हैं। गुस्से में ठाकुर अपनी दादी के सर पे जोर से वार करता है और दादी की मौके पे ही मौत हो जाती है। और इसी कत्ल के इल्जाम में ठाकुर जेल गया था। ठाकुर की कहानी सुनाने के बाद वो पुजारी ठाकुर से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वृंदा को देते हैं। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बीच वृंदा को एक फोटो मिलती है। ये फोटो उन्हीं लोगों की है जिन्होंने ठाकुर की बलि लेने की कोशिश की थी। फोटो में वृंदा देखती है कि उन सब बलि लेने वालों के सर पे बाल नहीं है। और हैरानी की बात तो ये है कि आज तक ठाकुर ने जितने
जितने भी खून किए हैं उनमें से किसी के सर पे बाल नहीं हैं, जिसका मतलब ये है कि उनका खून करने से पहले ठाकुर उन सबके सिरों से बाल इसी तरह हटा देता था और अपना बदला पूरा करने के लिए वो इन लोगों की बलि देता था। जिसके बाद सारथी कहता है तो मतलब ठाकुर ऐसे ही किसी को उठा के अपना बदला लेने के लिए उन पे अपना गुस्सा निकाल रहा है। जवाब में वृंदा कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ठाकुर ने अब तक जिनका भी खून किया है उन सब में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होना चाहिए। अगले दिन घर पे बैठी वृंदा की नजर एक न्यूज़पेपर कटिंग पे जाती है जिसमें एक फैक्ट्री में हुए एक्सीडेंट की बात लिखी है जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई थी। वृंदा का थोड़ा दिमाग घूमता है और वो अपनी केस की फाइल चेक करने लग जाती है और यहाँ से वृंदा को पता चल चुका है कि आखिर ठाकुर क्यों इन लोगों को एक एक करके मार रहा है। वो भागते भागते सारथी के घर पहुँचती है। वो सारथी को बताती है कि ठाकुर यूं ही अनजान लोगों को उठा के उनका खून नहीं कर रहा, बल्कि वो बहुत ही प्लानिंग से अपने शिकारों को चुनता है। वो एक एक करके इनका मर्डर करके इनके काम करने वाली जगह पे इनकी जगह खुद काम करने पहुंचता है और फिर अगले दिन वहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कई सारे लोगों की मौत होती है। न्यूज़पेपर दिखाते हुए वो सारथी को बताती है कि जिस फर्नांडिस का कत्ल पिछले साल हुआ था वो दरअसल चर्च में काम करता था और उसके कत्ल के अगले ही दिन चर्च में 40 लोग फूड पॉइजनिंग से मर गए थे। आश्रम में काम करने वाले विनोद की जब मौत हुई तो अगले दिन उसी आश्रम में आग लग गई जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई थी। तो ठाकुर के किए हुए सारे मर्डर में एक पैटर्न है। हमें लग रहा था कि वो एक एक करके इन लोगों का खून कर रहा है, लेकिन असलियत में तो वो एक साथ 50-60 लोगों का कत्ल करता है। और गौर करने वाली बात ये है कि कत्ल उन्हीं लोगों का हुआ है जो भगवान में यकीन करते हैं। ठाकुर को उनके धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो हर उस धर्म से लोगों को मिटा रहा है जो लोग भगवान में यकीन करते हैं, क्योंकि बचपन से लेके ठाकुर के साथ जितने भी जुल्म हुए हैं वो सारे उसे भगवान के नाम पे ही मिले हैं और भगवान में यकीन करने वाला हर एक शख्स उसका दुश्मन बन चुका है। और अब ठाकुर उस बस का ड्राइवर बन चुका है जिस बस को मोहसिन चलाता था। मोहसिन का कत्ल करके ठाकुर ने उसकी ये नौकरी ले ली है जिस बस में वो मस्जिद के लोगों को ले जाया करता था। बस चलाते चलाते ठाकुर इस बस को नदी में गिरा देता है जिसमें बस के अंदर बैठे सारे लोगों की मौत हो चुकी है। और कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस तो अब आपके सामने आएगा। बस का एक्सीडेंट करवाने के बाद ठाकुर कबीर आनंद को फोन करके कहता है कि सत्या काम हो गया। और इसी के साथ हमारी कहानी का ये पहला पार्ट यहीं खत्म होता है। आखिर ठाकुर कबीर को सत्या कह के क्यों बुला रहा है? और अगर आपको कहानी की शुरुआत याद है तो सत्या तो चीनी यानी वृंदा के भाई का नाम था। तो ठाकुर और सत्या का आपस में क्या नाता है और कबीर आनंद सत्या कैसे बन गया? इन सब सवालों के जवाब आपको कहानी के अगले पार्ट में मिलेंगे। अगर वीडियो ये यहाँ तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अभी जाके तुरंत अगला पार्ट चेक करें जो चैनल पे आ चुका है।